गुड इवनिंग फ्रेंड। दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम यूपीएसआई के लिए जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हिंदी का, जिसमें 40 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता हो कि जो सामान्य हिंदी है उसमें 2 पोर्शन है, एक हिंदी साहित्य है और एक ग्रामर है। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका जो है श्योर है कि बनना ही बनना है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर की तरह ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उस दृष्टि से जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट हल किए रहेंगे, देखे रहेंगे, तो उसमें से कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन जरूर जो है घुमा फिरा के उसी में से पूछा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निर्देश दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अब आपको करेगा क्या कि एक पैरा दिया हुआ है और इस पैरा पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये गद्यांश है आपका, इस पे जो है आधारित क्या करेगा, 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए गद्यांश क्या है, पढ़ लेते हैं फटाक जल्दी जल्दी। अब देखिए, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो कम जगहों पे होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे धन से अधिक किसी और चीज़ की महत्ता पर बल दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं पैसेज में दिया हुआ है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके इतिहास को आप देखिए, तो वो अपना जीवन का पूरा समय धन अर्जित करने में नहीं बल्कि कुछ अन्य काम करने में व्यतीत किए हैं, जिससे दुनिया आज भी उन्हें क्या करती है, याद करती है। अब आगे पढ़ते हैं। जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में हम उन्हें जो है किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। ठीक है, अब क्या है, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे, कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जो है उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वो जन्म लिया संसार में, पैसे के पीछे भागता रहा, अंत में परलोक सिधार गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछा गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। धन की लोलुपता, धन की महत्ता, मनुष्य का महत्व, धन और मनुष्यता। इसका जो राइट आंसर होगा धन और मनुष्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो बताइए, तो जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, जो मानवतावादी होते हैं, जो मानव के लिए काम करते हैं, तो उनकी क्या होती है, पूजा होती है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, धन की पूजा का क्या अभिप्राय है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो धन की पूजा से अभिप्राय है ऑप्शन डी कि धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। निखिल में से स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, किन्नर है, अंतरी है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। तो 4 का आपका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, अहिंसा। अहिंसा क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी शेष क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। अब ये एक वाक्य का अंश दिया हुआ है, पूरा वाक्य तो नहीं है, एक वाक्य का अंश है। वाक्यांश को तोड़ेंगे तो वाक्य का अंश है। इसमें क्या दिया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे बताइए। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम निर्मम कहते हैं। क्या कहेंगे, निर्मम। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। देखिए ऑप्शन है आपका ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ऋतु। क्या होगा, ऋतु। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो भुजंग का पर्यायवाची क्या नहीं है बताइए। तो गरुण। गरुण जो है क्या है, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है बताइए,
सर्प है, ब्याल है, पनंग है, जो बाकी जो है दिए हुए हैं। अहि है, नाग है, विषधर है, उरंग है, सांप है, फणी है, फणीधर है, सरीसृप है। ये सब क्या है? भुजंग के जो है सांप के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये गरुड़ जो है पर्यायवाची नहीं है। और नहीं आपसे क्या क्या था? पूछा था। देखिए दिया है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? हमें विशेष से पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा घर, आदमी, वस्त्र। घर, आदमी, वस्त्र। ठीक है, ये क्या है? विशेष्य है। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें तो विशेषण कहते हैं। भाई जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है बताइए? बड़ा है क्या? घर। छोटा क्या है? आदमी। नीला क्या है? वस्त्र। तो ये नीला विशेषता, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है? वस्त्र की। तो वस्त्र क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और नीला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बड़ा घर है तो बड़ा क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि बड़ा तो विशेषता हो गई, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो याद रखिए जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य होगा। नेक्स्ट आपका देखिए वाच्य होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा है। 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो अगर हम वाच्य की बात करें तो जो वाच्य होगा वो आपका कितने प्रकार का होगा? वो होगा आपके 3 प्रकार का। कर्ति, कर्म, वाच्य। कर्ति, कर्म और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से? कर्तिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिया है कि निम्न में भाववाच्य बताइए। भाववाच्य बताना है। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो इसका जो भाववाच्य होगा वो होगा अब चला जाए। अब चला जाए में क्या है? भाव है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। अब समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं बताइए? विकारी कहते हैं, विकारी, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा अविकारी। क्या बोलते हैं? अविकारी। क्योंकि 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं और ये सदैव क्या होते हैं? अपवर्तित होते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर हिंदी में जो है आपके क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन की बात की जाए तो एक वचन में क्या होगा? सर नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा, ये सब देख लेंगे आप। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे, एक से ज़्यादा का जिससे बोध हो। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? देखिए छंद से क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो अब बताइए सममात्रिक छंद आपसे पूछा है, क्या है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, सभी हैं। तो ये जो चौपाई है, ये चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। अगर आपसे पूछे दोहा, सोरठा, तो ये सब अर्ध सममात्रिक है। क्या है? अर्ध सममात्रिक। भाई चौपाई तो सममात्रिक छंद है और दोहा और जो सोरठा 2 ऑप्शन ए और बी दिया वो क्या है? वो अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, और आपको पता है कि जिन छंदों के सभी चरण एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, उसे सममात्रिक कहते हैं। जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, हरिगीतिका हो गया। तो ये सब चीजें हैं। और जो आपस में समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, उल्लाला, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा, 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। तो कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा? वाणी, कमला, वीणा पाणी, शारदा। तो ये हो जाएगा कमला। कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इक्षु का तद्भव है। इक्षु का तद्भव क्या होगा बताइए? गन्ना, ईंख, इंख, इक्षु। तो ये हो जाएगा ईंख। ईंख क्या है? इक्षु का तद्भव। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 का। रेलगाड़ी शब्द है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेलगाड़ी शब्द क्या है बताइए? तत्सम है, तद्भव है, संकर है, देशज है। तो ये क्या है? संकर शब्द है। क्या है? शंकर शब्द है। संकर किसे कहते हैं? जब 2 डिफरेंट सोर्स के जो है
शब्द आए और उनको मिला दिया तो संकर हो जाएगा। भाई हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक ही भाषा से अगर कोई शब्द है तब तो वो संकर होगा नहीं। दो भाषा, मान लीजिए अंग्रेजी और हिंदी मिला दिया जाए तब भी संकर। संस्कृत फारसी मिला दिया जाए, अंग्रेजी के साथ हिंदी मिल जाए, अंग्रेजी के साथ फारसी मिल जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका संकर शब्द हो जाएगा। अब जैसे छायादार है, रेलगाड़ी है, सीलबंद है, तो क्या हो जाएगा, ये सब संकर शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थोक का पर्यायवाची है। अब बताइए थोक का पर्यायवाची क्या होगा, परचून होगा, थाक होगा, थोया होगा, पर्यायिक होगा। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी, पर्यायिक। क्या हो जाएगा, पर्यायिक। नेक्स्ट है कि विभू का पर्यायवाची शब्द है। विभू का पर्यायवाची क्या है बताइए, सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मात्मा, चिरस्थायी, दृढ़, महान ईश्वर। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए, सर्वव्यापक नित्य। सर्वव्यापक नित्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यास का विलोम पूछा है आपसे कि व्यास का विलोम क्या होगा। तो व्यास का विलोम क्या होगा, समास होगा। क्या होगा, समास। और जबकि अगर देखा जाए तो संक्षेप का विलोम क्या होगा बताइए, अगर संक्षेप का पूछे तो विस्तृत हो जाएगा, लघु का पूछेगा तब तो लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ सही होगा, झगड़ा करना, ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना। ये छक्का पंजा करना, तो ये हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है। तो अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है, अ है कि अध है कि अधि है कि ता है बताइए। तो ये सी हो जाएगा, अधि। कौन सा उपसर्ग है, अधि है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में एक रेखांकित शब्द है और प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है। जैसे विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो उप प्रधानाचार्य जो है ये किस प्रकार का उपसर्ग है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम। 23 नंबर देखिए, प्रत्यय क्या होता है बताइए। प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है कि पदांश होता है कि पद्यांश होता है। तो ये होता है शब्द का अंश होता है एक ठो। क्या होता है, शब्द का अंश होता है, क्योंकि ये शब्द के अंत में जुड़कर जो है उसकी विशेषता या फिर अर्थ में जो है परिवर्तन लाते हैं। जैसे अगर हम लेखक की बात की जाए तो लेख में क्या हो जाएगा, अक जो है बताइए, लेखक, अक जुड़ गया तो लेखक हो गया। तो अक क्या हो गया, शब्दांश प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए 4 जोड़ा दिया हुआ है, एक शब्द होगा, एक उसका विलोम होगा। अब उसमें कौन सा जो है डिफरेंट होगा या सही जोड़ा नहीं होगा। 4 जोड़ा दिया है, कौन कौन सा, अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, उन्नत का अवगत। तो 24 का सी जो है ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अग्रज का क्या होता है, अनुज होता है, ये सही है। आदान का प्रदान सही विलोम है, जबकि उन्नति का अगर देखा जाए तो उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा। क्या होगा, अवनति। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। शब्द भेद जो है कितने प्रकार के हैं प्रयोग के आधार पे। तो आपको पता है कि प्रयोग के आधार पे जो है 2 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकारी शब्द क्या होता है, विकारी वो होता है शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर उसके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, मैं तू, अच्छा बुरा, ये सब। अविकारी क्या होगा, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर उसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाम से ही है अविकारी, जिसमें कोई विकार न हो। जैसे आज, कल, परंतु, हाय, से आगे, ये सब हो गया। नेक्स्ट है पनही शब्द का तत्सम रूप है। बताइए पनही का तत्सम क्या होगा। तब पनही का जो तत्सम रूप है वो उपाना है। क्या है, उपाना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 27 नंबर, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। अब देखिए उद्यान को एकदम तोड़ दिया है, तो उद्यान का जो सही होगा वो होगा उ, फिर द, फिर य, फिर आ, फिर आधा न, फिर अ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट।
28 का देख लेते हैं, सरयुर्मी। सरयुर्मी में कौन सी संधि है बताइए, दीर्घ है कि व्यंजन है कि यर्ण है कि स्वर है। तो अगर सरयुर्मी के हम संधि विच्छेद करें तो सरयु धन उर्मी, सरयु धन उर्मी, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो 29 का क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर, भास से। भाषा किससे बना है? भास से। आ प्रत्यय लगने से भाषा बना है, भास में। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। अब देखिए संधि पूछा है, धातुष्मा में आयादी है कि दीर्घ है कि गुण है कि यण है। तो इसका हो जाएगा धातु धन उष्मा, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। तोड़ेंगे तो क्या होगा? धातु धन उष्मा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का और भी हो सकता है, जैसे लघुर्मी है, सिंधुर्मी है, वधुत्सव है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से आपका कर्मधारय बनता है। क्या बनता है? कर्मधारय। द्विगु में जानते हैं पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन रात, माता पिता, है कि नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे, जिस समास का कोई पद प्रधान न हो। कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात जो है कोई अन्य पद प्रधान होगा, वो बहुब्रीहि है, जिसका एक तीसरा सेंस निकलता है, जैसे लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंकज हो गया, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि सीधे सीधे। उपसर्ग को क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो उपसर्ग को क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। और प्रत्यय भी शब्दांश है। उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, जिसकी विशेषता या फिर अर्थ प्रकट जो है भिन्न कर देता है, और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है, और जिसके लगने से क्या होता है? शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 34 नंबर है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता हमें कब होती है बताइए? भाषा लिखने में, भाषा बोलने में, भाषा संकेत में, या फिर तीनों में। तो 34 का जो बी हो जाएगा, भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की क्या होती है? आवश्यकता होती है। खड़ी बोली निकली है कहाँ से? पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो ये जो है पश्चिमी हिंदी से क्या है? खड़ी बोली निकली है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? तो ये 52 है। कितनी है? 52 है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं बताइए? ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं, बड़ी की कहते हैं, अ को। मध्य स्वर, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अ को। किसे कहते हैं? अ को। क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ, जीभ का मध्य भाग। 38 है, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है। केटीएम 2 हमने ट्रिक बताया था आपको। तो कंठ वर्ण है जो है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अ, ह और विसर्ग, क्योंकि ऑप्शन में ये दिया है। और अगर हम जैसे ये दिया है जो छोटी ई, य, स, च, ये तालु हैं। क्या है? तालु वर्ण है। और ये री, ए, श, ये सब मूर्धा हैं। और ये री, स, ल, ये क्या है? ये दंत है। चलते हैं 39 नंबर पे। र धन म का रूप है बताइए, क्या कहेंगे? मृ कहेंगे, मर कहेंगे, मर कहेंगे, कोई नहीं। र धन म, तो र में म उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर। ये ऑप्शन सी इज राइट। 40 है, प्र में पूर्ण वाक्य है। प्र में पूर्ण वर्ण है, बताइए पूर्ण वर्ण क्या है? प है, र है, सी दोनों है, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, र। क्या हो जाएगा? र। तो ये था जो है हिंदी के 40 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।